आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस वक्त कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। इस विषय से संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। आज हम आपको राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी देंगे। राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक होता है, बता दें आपको, ये राष्ट्र का प्रतीक होता है और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देना सभी नागरिकों का कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी भी होती है। 2002 से पहले आम लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने की छूट थी। 26 जनवरी 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है। वैसे तिरंगा फहराने में कुछ नियम भी होते हैं, साथ ही तिरंगा के सम्मान पर भी नियम कानून है। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर सजा तक का प्रावधान है। ये तो ठीक है बुनियादी जानकारी। विस्तार से जानकारी देंगे और सलाह देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राम नरेश यादव जी। राम नरेश यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, तो यादव जी आपको राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बता दें आपको कि नंबर्स है 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इस विषय से संबंधित अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बहुत ही जो विषय हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। राम नरेश यादव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पहला सवाल उनसे कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किन हालातों में होता है? नेहा जी, सेक्शन 2 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में ये दिया गया है कि जो भी कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान का अपमान करता है, उसे जलाता है, नुकसान पहुंचाता है या विरूपित करता है या किसी भी तरह से अपमानित करता है, चाहे शब्दों में या लेखन से या कार्यों के माध्यम से, उसे 3 साल तक की कैद का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब क्या अपराध होता है राष्ट्रीय ध्वज के, उसमें अपमान के रूप में क्या शामिल होता है? तो सबसे पहले तो है सरकारी मंजूरी के बिना ध्वज को आधा झुकाना। राजकीय या सैन्य अंत्येष्टि के अलावा ध्वज को एक आवरण के रूप में उपयोग करना। ध्वज का घोर अपमान या अनादर करना, जैसे ध्वज के ऊपर पैर रखना, गिराना या उसको गंदा करना, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए ध्वज को झुकाना, कमर के नीचे पहने जाने वाले कपड़ों, वर्दी या सहायक उपकरण के रूप में ध्वज का उपयोग करना, कुशन, नैपकिन, अंडरगारमेंट या कोई अन्य ड्रेस मटेरियल जैसी वस्तुओं पर ध्वज को प्रिंट करना या उस पर कढ़ाई करना या ध्वज पर कुछ लिखना, गणतंत्र या स्वतंत्र दिवस जैसे समारोह के दौरान फूलों की पंखुड़ियों को छोड़कर ध्वज को एक कंटेनर के रूप में उपयोग करना, मूर्तियों, स्मारकों या स्पीकर प्लेटफॉर्म को ध्वज से ढकना, ध्वज को जानबूझकर जमीन, फर्श या पानी से छूने देना, वाहनों, ट्रेनों, नावों, विमानों या इसी तरह की वस्तुओं पर ध्वज को लपेटना, ध्वज को इमारत के कवर के रूप में उपयोग करना, जानबूझकर केसरिया यानी कि जो फ्लैग का केसरिया वाला हिस्सा है, सैफरन कलर, उसको जानबूझ के नीचे की तरफ प्रदर्शित करना। तो ये सब चीजें हैं जो ध्वज को अपमान के रूप में देखी गई हैं। जी सर, ये बताइए कि एक्ट में राष्ट्रीय ध्वज को परिभाषित कैसे किया गया है? नेहा जी, इंडियन नेशनल फ्लैग जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है 2002, ये इसके डिजाइन, उसके किस अनुपात में फ्लैग होगा, उसकी सामग्री के बारे में ये विस्तृत विवरण प्रदान करता है। फ्लैग कोड के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज एक हॉरिजॉन्टल तिरंगा है जिसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद रंग होता है और सबसे नीचे हरा रंग होता है। ये सभी समान अनुपात में होते हैं। जो सफेद पट्टी है उसके केंद्र में 24 समान दूरी वाली स्पोक यानी तीलियां होती है और एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र होता है। तो ये तो जो विस्तृत में बताया गया है फ्लैग कोड के अंदर। उसके अलावा जो फ्लैग कोड है वो ये भी निर्धारित करती है कि ध्वज का आकार आयताकार यानी रेक्टेंगुलर होना चाहिए, जिसकी लंबाई से चौड़ाई का अनुपात 3:2 पर तय किया गया है। अशोक चक्र का डायमीटर जो व्हाइट बैंड यानी सफेद पट्टी है उसकी चौड़ाई के
लगभग बराबर है और इसमें 24 यानी समान दूरी वाली तीलियां होती है। मूल रूप से जो फ्लैग कोड है वो उसमें अनिवार्य किया गया है कि ध्वज खादी से बनाया जाए, जो कपास, रेशम या ऊन के हाथ से काटा हुआ कपड़ा हो। हालांकि 2021 के संशोधनों ने ध्वज के निर्माण के लिए पॉलिस्टर और अन्य मशीन से बने कपड़ों के उपयोग की अनुमति दी। जी। इसके अलावा जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 उसमें भी फ्लैग को परिभाषित किया है। उसमें कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जिसमें कोई ध्वज का कोई भी चित्र, पेंटिंग, रेखा चित्र, फोटोग्राफ या अन्य दृश्य या चित्रण शामिल उसमें किए गए हैं। ठीक है। तो सर ये जो हाँ बताइए बताइए। ये जो विनियम रेगुलेशन है ये सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान बना रहे और इसके अनुसार ही ध्वज का निर्माण और ध्वज को बनाया जाए। ठीक है सर, ये फ्लैग कोड क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताएं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और गौरव का प्रतीक है। पिछले कई वर्षों में सशस्त्र बलों के कर्मियों सहित कई लोगों ने इसके सम्मान को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। जबकि ध्वज का सार्वभौमिक रूप से सम्मान और प्यार किया जाता है, इसके उचित प्रदर्शन के बारे में, नियमों और परंपराओं के बारे में अक्सर जागरूकता की कमी होती है। यह समझ की कमी न केवल जनता के बीच में बल्कि सरकारी संगठनों के भीतर भी देखी जाती है। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए नेशनल फ्लैग कोड यानी एक फ्लैग कोड का जो रूप आया उसमें, और जैसे एम्बलम, नेम और प्रिवेंशन टू इंसल्ट टू ऑनर एक्ट 1971 जैसे कानूनों के साथ साथ समय समय पर जारी किए गए निर्देशों द्वारा ये नियंत्रित होता है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 इन सभी कानून, परंपराओं और निर्देशों को स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए ये कंसोलिडेट करती है। 26 जनवरी 2002 को फ्लैग कोड पुराने फ्लैग कोड को रिप्लेस करता है और फ्लैग कोड 2002 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला भाग है सामान्य रूप से राष्ट्रीय ध्वज का वर्णन करता है। इसके अंदर बताया गया है कि फ्लैग क्या है, जैसे हमें कुछ समय पहले बताया था कि फ्लैग की क्या डेफिनेशन है। भाग 2 बताता है कि सार्वजनिक, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ध्वज को कैसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए। भाग 3 में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तथा उनकी एजेंसियों द्वारा ध्वज प्रदर्शित करने के नियमों का विवरण दिया गया है। तो ये सभी चीजें फ्लैग कोड के अंदर दर्शाई गई हैं और उसको एक इजी बनाने के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो फ्लैग को लेकर। ठीक है, ये बताइए कि राष्ट्रीय गान गाने से मना करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है? भारत में राष्ट्रीय गान गाने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। बिजोय एमएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये 1986 में एक सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था जिसमें फैसला सुनाया गया कि राष्ट्रीय गान के दौरान सम्मान पूर्वक खड़े होना ही सम्मान प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है, भले ही कोई गाना गाए या ना गाना चाहे। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य करना संविधान के आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और आर्टिकल 25 के तहत यानी धर्म की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 राष्ट्रीय गायन के रोकने या इसके गायन के दौरान व्यवधान पैदा करने को अपराध मानता है। हालांकि ये उन व्यक्तियों को दंडित नहीं करता जो गाना नहीं चाहते हैं, बशर्ते वे सम्मान पूर्वक खड़े हों। तो इसलिए राष्ट्रीय गान गाने से इनकार करने पर या किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि वे दूसरों को परेशान ना करे या इसे जो राष्ट्रीय गान को गा रहे हैं या उसके प्रदर्शन के दौरान सम्मान पूर्वक खड़े होते हैं या कोई इंटरप्शन नहीं करते हैं, तो ये कोई अपराध नहीं है। जी अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज से क्या कुछ करना प्रतिबंधित है? सेक्शन 2 सेक्शन 2 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अनादर दिखाने वाले विभिन्न कार्यों को प्रतिबंधित करती है, जैसे ध्वज को जलाना, विकृत करना, विरूपित करना, अपवित्र करना, नष्ट करना या ध्वज को रौंदना। या कोई व्यक्ति या वस्तु
सलामी देने के लिए ध्वज को झुकाते हैं, तो ये गलत है। आधिकारिक तौर पर अनुमति दिए जाने वाले अवसरों को छोड़कर ध्वज को आधा झुकाकर फहराना, राजकीय अंत्येष्टि या सशस्त्र बलों या अन्य अर्धसैनिक बलों के अंतिम संस्कारों को छोड़कर किसी भी रूप में ध्वज को एक आवरण के रूप में उपयोग करना, ध्वज को कमर के नीचे पहने जाने वाले परिधान, वर्दी या सहायक वस्तु के रूप में उपयोग करना, या कुशन, रुमाल, नैपकिन, अंडरगारमेंट या किसी भी ड्रेस मटेरियल पर कढ़ाई या प्रिंट करके उपयोग करना, ध्वज पर किसी भी प्रकार का शिलालेख लगाना, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस जैसे विशेष अवसरों पर समारोह के भाग के रूप में ध्वज को फहराने से फूलों की पंखुड़ियों को छोड़कर किसी भी चीज को प्राप्त करने, वितरित करने या ले जाने के लिए ध्वज का उपयोग करना, ध्वज को किसी मूर्ति, स्मारक, वक्ता की मेज या मंच को ढकने के लिए उपयोग करना, ध्वज को जानबूझकर जमीन, फर्श या पानी में छूने देना, वाहन, ट्रेन, नाव, विमान या किसी अन्य समान वस्तु के होड या शीर्ष या किनारे या उसके पीछे ध्वज को लपेटना, ध्वज को इमारत से ढकना, तो ये सभी चीजें, या जानबूझकर ध्वज के जो केसरिया हिस्सा है, सैफरन पार्ट है, उसको नीचे करके प्रदर्शित करना, तो ये सब कार्य शामिल होते हैं जो राष्ट्रीय ध्वज का, जिसमें अपमान माना जाता है। और ऐसे लोग जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं उनको 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडनीय मतलब अपराध है ये, और उसमें सजा का प्रावधान है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए सर कि गाइडलाइंस क्या तय की गई है अगर राष्ट्रीय ध्वज फहराने हैं कि क्या गाइडलाइंस है, क्या इसका आप बताएंगे थोड़ा, सेक्शन 3 में क्या कुछ है? राष्ट्रीय ध्वज फहराने की जो दिशा निर्देश है वो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के जो सेक्शन 3 है उससे इसका संदर्भ लेना चाहिए, जो ध्वज को प्रदर्शित करने के प्रोटोकॉल को रेखांकित करता है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा सम्मान की स्थिति में रखा जाना चाहिए और अलग से रखा जाना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का निरादर नहीं करना चाहिए, मौसम की परवाह किए बिना ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। जब ध्वज फहराया जाता है तो इसे तेजी से फहराया जाना चाहिए और गरिमा के साथ धीरे धीरे उतारा जाना चाहिए। जी। जब इसे हॉरिजॉन्टल या किसी एंगल पर फहराया जाता है तो केसरिया पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। यदि ध्वज को लंबवत रूप से फहराया जाता है तो केसरिया पट्टी दाईं ओर होनी चाहिए। ध्वज का उपयोग पर्दे, तोरण या किसी भी सजावटी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसे जमीन पर नहीं छूना जाना चाहिए या इमारतों को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ध्वज को हाथ से काते और हाथ से बुने हुए ऊन, कपास, रेशमी, खादी के झंडों से बनाया जाना चाहिए। वाहनों पर ध्वज फहराने का विशेष अधिकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रधानमंत्री जैसे कुछ जो हाई लेवल पोस्ट पर बैठे हुए हैं उन तक ही सीमित है। जी। तो ये जो दिशा निर्देश हैं ये सुनिश्चित करते हैं कि ध्वज को उसके महत्व के अनुरूप उसको तरीके से प्रदर्शित किया जाए। और सेक्शन 3 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 उसमें ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यवधान पैदा करता है तो उसको सजा का प्रावधान भी दिया गया है। जी 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 जी, चलिए सजा का क्या प्रावधान है ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ एक वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। लीगल हेल्पलाइन देखते रहिए, बहुत जल्द लौटते हैं। सर ये बताइए कि दूसरे देशों के ध्वजों के साथ अगर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तो किन नियमों का पालन करना पड़ता है? फ्लैग कोड के सेक्शन 7 में ये दर्शाया गया है कि जब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अन्य देशों के झंडों के साथ फहराया जाता है तो विस्तृत जो नियम है जिनको पालन करना चाहिए वो सबसे पहला है कि अगर झंडा जो स्ट्रेट लाइन में अगर झंडे लगाए गए हैं तो दर्शक जो बैठे हुए हैं उनके दृष्टिकोण के देखने पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमेशा पंक्ति के सबसे दाईं ओर रखा जाना चाहिए, यानी कि राइट साइड में सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज होगा, फिर उसके बाद बाकी देशों के राष्ट्रीय ध्वज लगाए जाएंगे। जी। अन्य देशों के झंडे उनके अंग्रेजी नाम के आधार पर अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखे जाने चाहिए। तो जैसे ए आया, बी, सी, ऐसे तो जो भी अल्फाबेट होगा, वर्णानुक्रम होगा, उसमें उनके ध्वज को लगाया जाएगा। पंक्ति में जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है
वहां से शुरू होगा और जो समाप्त होगा वो भी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से ही समाप्ति होगी। तो अगर पोजीशन उसकी सर्कुलर अरेंजमेंट है झंडे लगाने की, तो सबसे पहले सर्कुलर या सेमी सर्कुलर अरेंजमेंट की व्यवस्था में सबसे पहले तो चिन्हित करना पड़ेगा कि सर्कल कहाँ से शुरू हो रहा है। तो जहां से सर्कल की शुरुआत है वहां भारतीय ध्वज सबसे पहले लगेगा। उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आगे बढ़ते जाएंगे तो अंतिम झंडा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बगल में रखा जाएगा। जी, ठीक है। सर्कल के भीतर जब एक अल्फाबेटिक क्रम में एकल राष्ट्रीय ध्वज भी शामिल किया जा सकता है। जैसे सभी झंडे, उसके अंदर हमें ये भी देखना है कि ऊंचाई और आकार का भी ध्यान रखना है कि सभी झंडे बराबर आकार के होने चाहिए और उन्हें एक ही ऊंचाई और अलग अलग ध्वज स्तंभों से फहराया जाना चाहिए। कोई भी झंडा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं फहराना जाना चाहिए। और जब फहराने और जो उतारने का क्रम है उसमें सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा सबसे पहले फहराया जाना चाहिए और सबसे आखिर में, यानी कि जो भारत का झंडा है अगर ऐसे लगता है तो उसमें सबसे आखिर में उतारा जाना चाहिए। ठीक है। जब संयुक्त राष्ट्र का झंडा होता है तो संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के साथ अगर भारतीय झंडा फहराया जाता है तो राष्ट्रीय ध्वज दाईं ओर होना चाहिए और उसके साथ में संयुक्त राष्ट्र का ध्वज। अगर कोई झंडे क्रॉस किए झंडे होते हैं तो यदि तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमेशा दाईं तरफ होना चाहिए और इसका जो डंडा है दूसरे ध्वज का उसके समानांतर होना चाहिए। तो राष्ट्रीय ध्वज को किसी अन्य ध्वज के ध्वज स्तंभ से नहीं फहराना चाहिए, यानी कि उनके जो फ्लैग पोल हैं वो अलग अलग होने चाहिए, ना कि एक ही पोल पे दो झंडे फहराए जाएं। ठीक है। तो ये सब सुनिश्चित करना होता है जब, ताकि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उचित सम्मान दिया जाए और दूसरे राष्ट्र के झंडों की भी गरिमा बनी रहे। ठीक है। सर ये बताइए कि सरकारी इमारतों और सरकारी आवासों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की क्या गाइडलाइंस जारी किए गए? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 की सेक्शन 8 में सार्वजनिक भवन और आधिकारिक जो आवास होते हैं उन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए सबसे पहला तो है राष्ट्रीय ध्वज को आमतौर पर उच्च न्यायालय, सचिवालय, आयुक्त कार्यालय, कलेक्टर, जेल, जिला बोर्ड, नगर पालिका, जिला परिषद ऑफिस या कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उनके कार्यालयों या कोई भी जो पब्लिक स्ट्रक्चर है उन पे फहराया जाना चाहिए। दूसरा जो सीमावर्ती क्षेत्र है जैसे ध्वज को सीमा चौकियों, चेक पोस्ट, बीएसएफ चौकी, आईटीबीपी चौकी, इस तरह से और अन्य स्थानों पर प्रदर्शित किया जा सकता है जहां उनकी उपस्थिति का विशेष महत्व है, ताकि इसे सीमा गश्ती शिविर स्थलों पर भी फहराया जा सकता है। आधिकारिक आवासों पे जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल के मुख्यालय पर होने और उनके आधिकारिक आवासों पर ध्वज फहराना चाहिए। मुख्यालय के बाहर की यात्राओं के दौरान भी इसे उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली इमारतों पर भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए। जब गणमान्य व्यक्ति मुख्यालय से प्रस्थान करते हैं तो ध्वज को झुका दिया जाना चाहिए और उनके वापस आने पर पुनः फहराया जाना चाहिए। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, राष्ट्रीय सप्ताह जैसे 6 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच का या भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य दिन जैसे राष्ट्रीय अवसर पर या कोई गण्यमान्य व्यक्ति की उपस्थिति के पर्याय किए बिना ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। जब कोई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी संस्थान का दौरा करते हैं तो संस्थान सम्मान के प्रतीक के रूप में भी राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कोई किसी देश के राजा या वारिस राजकुमार या प्रधानमंत्री जैसे विदेशी गणमान्य व्यक्ति भारत के दौरे पर आते हैं तो राष्ट्रीय ध्वज को गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी करने के लिए निजी संस्थानों और उनके द्वारा देखी जाने वाली सार्वजनिक इमारतों पर विदेशी ध्वज के साथ साथ भारतीय ध्वज को भी फहराया जाना चाहिए। तो ये सब है जो हमें सेक्शन 8 फ्लैग कोड के अंदर ये सब दर्शाया गया है। जी। जब गणमान्य व्यक्ति सफर करते हैं तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने की क्या गाइडलाइंस रहते हैं? इंडियन फ्लैग कोड सेक्शन 10 में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मोटर कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विशेषाधिकार निम्नलिखित जो व्यक्ति को होता है जिसमें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल,
उन देशों में भारतीय मिशन पोस्ट के प्रमुख जहां उन्हें मान्यता प्राप्त है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्य कैबिनेट मंत्री, विधानसभाओं के अध्यक्ष, विधान परिषदों के अध्यक्ष और उनके उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई गाड़ी में यात्रा करते हैं तो राष्ट्रीय ध्वज गाड़ी के दाईं ओर लगाया जाता है और विदेशी देश का ध्वज गाड़ी के बाईं ओर लगाया जाता है। जब राष्ट्रपति ट्रेन से सफर करते हैं तो राष्ट्रीय ध्वज जो ड्राइवर केबिन होता है उसे प्लेटफॉर्म की ओर फहराया जाता है जहाँ से ट्रेन रवाना होती है। जब ट्रेन स्थिर स्थिति में होती है या किसी स्टेशन पर प्रवेश करती है, वो जहाँ पे रुकेगी वहाँ ध्वज फहराया जाता है। जब राष्ट्रपति विमान में ट्रेवल करते हैं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की विदेश की आधिकारिक यात्रा पर जाते हैं या जिस देश की यात्रा पर वो जा रहे होते हैं तो उसका ध्वज भी राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जाता है। जब विमान मार्ग में पड़ने वाले देश में उतरता है, जैसे कोई हॉल्ट बीच में करते हैं किसी कंट्री में, तो शिष्टाचार के तौर पर उन देशों के राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं। जब घरेलू यात्रा करते हैं तो उस समय राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाता है जहाँ से गणमान्य व्यक्ति विमान में चढ़ते या उतरते हैं। तो ये सब दिशा निर्देश है जो सुनिश्चित करते हैं कि गणमान्य व्यक्तियों द्वारा यात्रा के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को प्रमुखता और सम्मान पूर्वक प्रदर्शित किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रामनरेश यादव जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।